हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ एंड जीएस कंसेप्ट पर। आज हम दोस्तों आपके सामने लेकर उपस्थित हुए हैं एक और साइंस की बेहतरीन क्लास को, जो कि रेलवे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी तथा इसको बेनिफिट आपको एसएससी एंड यूपी पुलिस में भी होगा। ठीक है, तो ये क्लास आप जिस भी गवर्नमेंट का एग्जाम देने वाले हैं, जो भी गवर्नमेंट एग्जाम देने वाले हैं दोस्तों, सभी में ये अलाउ होगी। ठीक है, सभी के लिए फायदेमंद है, स्पेशली ये रेलवे के लिए है दोस्तों। तो आज हम इसमें गति के बारे में और जितने भी टॉपिक हम यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते हैं उन सभी को पढ़ेंगे और अच्छे से थ्योरेटिकल वे में सीखेंगे, क्योंकि थ्योरेटिकल वे में दोस्तों हम ज़्यादा क्वेश्चनों को कम समय में पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। दोस्तों क्लास पसंद आए तो हमारे क्लास चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। स्टार्ट करते हैं दोस्तों, आपका समय बर्बाद न करते हुए। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, देखिए सबसे पहले पढ़ते हैं दोस्तों गति यानी कि विराम, रेस्ट एंड मोशन। ठीक है, चलिए देखिए गति के बारे में पढ़ते हैं, क्या होती है ये गति। गति दोस्तों किसी भी व्यक्ति के एकांक समय में चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं, गति कहते हैं। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति रुका हुआ है तो उसे विराम अवस्था कहते हैं, चल रहा है तो गति की अवस्था कहते हैं। ये जो अवस्थाएं हैं उसमें सबसे पहले आती है दोस्तों, हम पढ़ते हैं सदिश राशि के बारे में। किसके बारे में? सदिश राशि के बारे में, क्योंकि हमने देखा है कि सदिश राशि और अदिश राशियां जो है इनसे क्वेश्चन काफी आपके एग्जाम में बनते ही रहते हैं। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशि को सबसे पहले पढ़ते हैं। क्या अदिश राशि क्या होती है? अदिश राशि कैसे पहचानी जाती है कि अदिश है कि सदिश है दोस्तों? तो यहाँ पर सीखेंगे कि अदिश वे राशियां होती हैं जिनमें केवल परिणाम होते हैं। क्या होता है? परिणाम होता है, दिशा नहीं होती। क्या नहीं होती दोस्तों? दिशा नहीं होती है, केवल परिणाम होता है। वे राशियां क्या कहलाती हैं? अदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे काल है, द्रव्यमान है, आयतन है, कार्य है, ऊर्जा है, समय है, तापमान है, द्रव है। ये सभी क्या है दोस्तों? काल, द्रव्यमान, आयतन और कार्य, ऊर्जा, समय, तापमान, दाब, ये सभी आपकी अदिश राशियां हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है अच्छे समझ में आ गया होगा कि जिसमें केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं होती है, अदिश राशियां कहलाती हैं। जिनमें चाल, द्रव्यमान, आयतन, कार्य, ऊर्जा, समय, ताप, दाब ये सभी आता है। ठीक है, बढ़ते हैं सदिश राशि की ओर। अब देखते हैं सदिश राशियां क्या होती हैं। सदिश राशियों को वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं और अदिश को स्केलर कहते हैं। वे राशियां जिनमें परिणाम तथा दिशा, परिणाम भी हो और दिशा भी हो, दोनों होती हैं सदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे वेग, विस्थापन, बल, त्वरण, संवेग, ये सभी क्या है दोस्तों? आपकी सदिश राशियां होती हैं। ठीक है, अब चलते हैं गति। गति के बारे में सीखते हैं दोस्तों। अच्छे से आप धैर्य बनाइए और अच्छे से सीखते जाइए दोस्तों, आप कम समय में ज्यादा चीजें सीख जाएंगे। अब देखिए गति जो है उसमें कई प्रकार की गतियां होती हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम एक समान गति। एक समान गति क्या होती है? यदि कोई वस्तु एक समान दूरी समान समय अंतरालों में तय करती है तो उस वस्तु की गति को एक समान गति कहा जाता है। अब देखते हैं असमान गति। समान दूरी भिन्न भिन्न समय में तय की जाती है तो उसे असमान गति कहते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। आगे क्या रहा है आपसे? दूरी। अब क्या पढ़ते हैं, दूरी किसे कहते हैं दोस्तों? ये जो डेफिनेशन ज्यादातर व्यक्तियों को, बच्चों को याद नहीं होती है, हम आज यहाँ पर आपको याद कराएंगे। देखिए दोस्तों सिंपल वे में पढ़ेंगे तो निश्चित बिंदुओं के बीच के पथ की लंबाई, किसकी? पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। तो निश्चित बिंदुओं के बीच के पथ की लंबाई को दूरी कहा जाता है। यह अदिश राशि है। क्या है दोस्तों? दूरी कैसी राशि है दोस्तों? अदिश राशि है। इसे मीटर में मापा जाता है। दूरी कभी भी शून्य अथवा ऋणात्मक नहीं होती। ठीक है दोस्तों, ये याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनाया। दूरी कभी ना तो शून्य होगी और ना ही ऋणात्मक होगी दोस्तों। अब चलते हैं आगे। विस्थापन। तो निश्चित बिंदुओं के बीच के न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहा जाता है। यह एक सदिश राशि है। देखिए दोस्तों, दूरी है वो अदिश राशि है, विस्थापन है वो सदिश राशि है। यह शून्य तथा ऋणात्मक हो सकती है, इसे मीटर में मापा जाता है। अब पढ़ते हैं चाल के बारे में। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहा जाता है। इसका ऐसा ही मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। अब फॉर्मूला क्या है? चाल बराबर दूरी बट्टे समय होता है। यानी औसत चाल निकालनी हो तो 3ab बट्टे ab प्लस bc प्लस ca होता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं आगे हम वेग के बारे में, वेलोसिटी के बारे में। वेग क्या होता है? वेग दो प्रकार का होता है, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग। ठीक है, प्रारंभिक वेग को हम u से प्रदर्शित करते हैं और अंतिम वेग को v से प्रदर्शित करते हैं। मात्रक इनका मीटर पर सेकंड ही होता है। अब चलते हैं त्वरण। त्वरण जो है दोस्तों क्या होता है? एक्सीलरेशन होता है। अब जैसे वेग है, एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं, वैसे उसी को ही हम क्या कहते हैं? परिवर्तन रूप को वेग कहते हैं। ठीक है, एकांक समय में किए गए वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं दोस्तों? त्वरण कहते हैं। त्वरण को ए से प्रदर्शित करते हैं। ए बराबर v माइनस यू बटे टी होता है और इसका जो मात्रक है वो क्या होता है? यूनिट होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए मंदक। मंदक और त्वरण। मंदक और त्वरण के बारे में, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों? मैंने अभी बताया, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहा जाता है। अगर यह परिवर्तन विपरीत दिशा में होता है तो यह मंदन कहलाता है। इसका ऐसा यूनिट मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। यह एक सदिश राशि है। कैसी है दोस्तों? सदिश राशि है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। ध्यान से देखेंगे आप गति के समीकरण। क्या दोस्तों? गति के समीकरण, ये काफी बार एग्जाम में आ चुका है, मोस्ट इंपोर्टेंट आप लगाएंगे यहाँ से। गति के समीकरण किसने दिए हैं? तो ये समीकरण किसने दिए हैं दोस्तों? सभी जानते हैं कि न्यूटन ने नहीं, न्यूटन ने नहीं दिए हैं। गति के समीकरण दिए हैं दोस्तों किसने? गैलीलियो ने दिए हैं। ठीक है, गैलीलियो ने दिए हैं गति के समीकरण। गति के नियम दिए हैं न्यूटन ने। ठीक है, तो गैलीलियो ने क्या दिया? गति के समीकरण। समीकरण कौन कौन से दिए हैं? पहला समीकरण दिया है v इक्वल टू यू प्लस एटी, दूसरा है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तीसरा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो ये जो गैलीलियो ने दिए हैं वो है। अब यहाँ पर v क्या होता है?
v होता है आपका अंतिम वेग, u होता है प्रारंभिक वेग, a होता है त्वरण, t होता है समय और s होती है डिस्टेंस यानी कि दूरी या डिस्प्लेसमेंट विस्थापन। ठीक है, और नेचुरल पोजीशन में क्या होता है, ये चेंज होता है, एक ही जगह एक्सीलरेशन होता है, एक ही जगह पर हम क्या मान लेते हैं, जी को लगा देते हैं, a बराबर u प्लस gt हो जाता है, h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर होता है, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh हो जाता है। इस प्रकार से ये अगर ये नीचे की ओर आ रहा है, ऊपर जा रहा है तो ये माइनस हो जाता है, बस इतना सा चेंजिंग है। अब देखते हैं गति के नियम। वहां पे गति के समीकरण तो किसने दिए थे दोस्तों, गैलीलियो ने दिए थे। यहाँ गति के नियम है तो नियम किसने दिए हैं दोस्तों, न्यूटन ने दिए हैं। किसने दिए हैं, न्यूटन ने। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफी बार बन चुका है, आप याद रखेंगे इसे, ठीक है, मोस्ट लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं इसके बारे में कुछ और। देखिए दोस्तों 1687 ईस्वी में प्रिंसिपिया नामक बुक में न्यूटन ने बताया है क्या, गति के नियम दिए गए हैं। किसमें दिए, प्रिंसिपिया बुक में दिए हैं। किसकी बुक है, न्यूटन की है। ठीक है, कब दिए है, ये 1687 में। गति का प्रथम नियम, गति के प्रथम नियम को हम दोस्तों क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम। ये भी काफी बार एग्जाम आ चुका है कि गति के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है, तो कहते हैं हम जड़त्व का नियम। क्या होता है ये, यानी कि प्रथम नियम या जड़त्व का नियम क्या है, इस नियम के अनुसार कोई भी वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था को अर्थात गति की अवस्था को अथवा विरामावस्था को तब तक बनाए रखती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगे। ठीक है, यानी कि अगर वो वस्तु विरामावस्था में तो विरामावस्था में रहेगी, गति की अवस्था में तो गति की अवस्था में रहेगी, जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। इसी नियम को हम बल की परिभाषा द्वारा प्राप्त करते हैं। अब बल की परिभाषा क्या, फोर्स की, बल की, बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन लाता है या परिवर्तन लाने की चेष्टा करता है। इसका मात्रक ऐसा यूनिट न्यूटन है। क्या है, मात्रक न्यूटन है। ठीक है दोस्तों, अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फोर्स, बल के प्रकार। तो बल दोस्तों मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है गुरुत्वीय बल, दूसरा दुर्बल बल, तीसरा विद्युत चुंबकीय बल, चौथा नाभिकीय बल। ठीक है, अब है आगे आवेश को सर्वप्रथम बेंजामिन फ्रैंकलिन, याद रखेंगे, नाम याद रखेंगे, किसको, आवेश को सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन ने खोजा था। तो खोज किसने की थी आवेश की, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। तथा परिभाषा किसने दी थी आवेश की, तो आवेश की परिभाषा कूलाम ने दी थी। आवेश की खोज किसने की, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, और आवेश की परिभाषा किसने दी दोस्तों, तो ये दी थी कूलाम ने। आप अच्छे से इसे याद रखेंगे। अब इसमें आता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने 1897 ईस्वी में की थी। प्रोटॉन की खोज दोस्तों गोल्डस्टीन ने 1886 में की थी। और न्यूट्रॉन की खोज दोस्तों जेम्स चैडविक ने 1932 में की थी। आप अच्छे से इसे नोट करके रखेंगे। अब कुछ अनुप्रयोग पढ़ते हैं इनके, उपयोग क्या है, अनुप्रयोग क्या है। देखिए दोस्तों, पहला है विरामावस्था में से यदि कोई बस एकांक गति की अवस्था में आ जाती है तो उससे उस व्यक्ति के पीछे की ओर झुक जाता है। जब चलती हुई बस में एकाएक ब्रेक लगाया जाता है तो व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। यह नियम क्या है, गति का प्रथम नियम है, के अनुसार होता है ऐसा। अब चलते हैं गति का द्वितीय नियम सीखते हैं। इस नियम के अनुसार संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती है तथा इसकी दिशा बल की दिशा में होती है। न्यूटन के द्वितीय गति नियम से बल की का व्यंजक प्राप्त होता है, अर्थात बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। ये आप फॉर्मूला अच्छे से याद रखें, F बराबर ma। इसे एग्जाम में क्वेश्चन भी बनते हैं। अब देखिए संवेग बात आई है, तो संवेग क्या होता है, संवेग होता है तो द्रव्यमान इंटू वेग को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है, तो संवेग संरक्षण में m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर होता है m1 v1 m2 v2। ये संवेग संरक्षण के नियम से प्राप्त होता है व्यंजक। आपको सिर्फ व्यंजक पूछा गया है कंपटीशन में, तो आप उसे याद रखेंगे। गति के द्वितीय नियम के उदाहरण क्या है, क्रिकेट का खिलाड़ी गेंद को लपकते समय अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। ठीक है, ये आया है कि ये पूछा गया था कि क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को लपकते समय अपने हाथों को पीछे क्यों करता है, देखिए दोस्तों, ताकि संवेग को घटाया जा सके तथा उसके हाथ चोटग्रस्त ना हो, इसलिए वो पीछे की ओर खींचता है। अब देखते हैं न्यूटन का तृतीय नियम यानी गति का तृतीय नियम। इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार दोस्तों प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। उदाहरण, कुएं से पानी खींचते वक्त एकाएक रस्सी टूट जाए तो व्यक्ति पीछे की ओर गिर जाता है, यानी कि जितना वो बल आगे की ओर लगा रहा है बाल्टी खींचने में, वैसे ही बाल्टी यानी कि वो बल पीछे की ओर से धकेल रहा है, तो क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसे हम F12 इक्वल टू माइनस F21 भी लिखते हैं। ये भी क्या है, एक व्यंजक है तृतीय नियम का। अब पढ़ते हैं इसमें दोस्तों बल में भी पढ़ेंगे हम कौन सा, घर्षण बल को। ये भी आपको काफी बार पूछा गया है। तो घर्षण बल में कई स्थितियां हैं, उसमें से मुख्यतः 3 है, स्थैतिक घर्षण बल, सर्पी या गतिक घर्षण बल और लोटनिक घर्षण बल। ठीक है, अब इनमें भी ये पूछा गया है, वही हम करा रहे हैं, ज्यादा नहीं करा रहे हैं दोस्तों। इसमें भी आपका जो स्थैतिक घर्षण बल है वो सबसे ज्यादा मजबूत होता है, उससे थोड़ा कम होता है गतिक घर्षण बल, और सबसे कमजोर होता है दोस्तों लोटनिक घर्षण बल। ठीक है, तो संपर्क में रखी वस्तुओं के बीच विपरीत दिशा में कार्य करने वाला बल जो कि पहली वस्तु का दूसरी वस्तु पर खिसकने का विरोध करता है, घर्षण बल कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, घर्षण बल कहलाता है। अब पढ़ते हैं हम स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रैक्शन। तो संपर्क में रखी वस्तुओं के बीच विपरीत दिशा में कार्य करने वाला बल जो वस्तु को गति का विरोध करता है, परिणाम स्वरूप वस्तु अपने स्थान पर स्थित रहती है, स्थैतिक घर्षण बल कहलाता है। यह सबसे मजबूत होता है। कैसा होता है दोस्तों, मजबूत होता है। अब पढ़ते हैं काइनेटिक फोर्स। तो संपर्क में रखी वस्तुओं के बीच कार्य करने वाला परिणामी बल जिससे एक वस्तु दूसरी वस्तु पर खिसकना प्रारंभ कर देती है, विपरीत दिशा में कार्य करने वाला यह बल सर्पी या गतिक बल घर्षण बल कहलाता है। अब लौटने के यानी कि रोलिंग फोर्स। जब कोई एक वस्तु को दूसरी वस्तु के ऊपर लुढ़काया जाता है तो विपरीत दिशा में कार्य करने वाला बल लौटने का घर्षण बल कहलाता है। यह बल सभी घर्षण बलों की अपेक्षा कमजोर होता है।
कैसा होता है दोस्तों, कमजोर होता है। कुछ नोट पॉइंट है दोस्तों, पहला है घर्षण बल सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर ना करके सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है। किस पर करता है दोस्तों, प्रकृति पर निर्भर करता है, सतह पर नहीं करता। अधिक रुखड़े सतह पर घर्षण बल का मान अधिक तथा चिकनी सतह पर घर्षण बल का मान कम होता है। घर्षण बल को बढ़ाने के लिए ही हमारे चप्पल, जूते, टायरों में खांचे बनाए जाते हैं, जबकि इसे कम करने के लिए मशीनों में बॉल बेयरिंग, ग्रीस या तेल का प्रयोग किया जाता है। अब पढ़ते हैं अभिकेंद्रीय बल। कौन सा, अभिकेंद्रीय बल। वृत्तीय पथ पर गतिशील कोई वस्तु ऊपर केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है, इस बल को अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है। ठीक है, इस बल के अभाव में कोई भी वस्तु वृत्तीय पथ पर गति नहीं कर सकती। अगर ये बल नहीं होगा, अभिकेंद्रीय बल नहीं होगा, तो वृत्तीय पथ पर कोई भी वस्तु गति नहीं कर सकती। ठीक है, यदि m द्रव्यमान की कोई वस्तु v वेग से r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर गतिशील है, तो उस पर लगने वाले अभिकेंद्र बल का मान mv²/r होता है, यानी कि F बराबर mv²/r होता है। ये अभिकेंद्रीय बल का क्या है, व्यंजक है, फॉर्मूला है। अब पढ़ते हैं अपकेंद्रीय बल। कौन सा बल, अपकेंद्रीय बल। यह एक छदम बल होता है। कौन सा होता है दोस्तों, अपकेंद्रीय बल को क्या कहते हैं, एक छदम बल कहते हैं। जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो विपरीत दिशा में एक बल कार्य करता है, अर्थात अंदर से बाहर की ओर अभिकेंद्रीय बल के विपरीत कार्य करने वाले इस बल को अपकेंद्र बल कहा जाता है। इस बल को का परिणाम अभिकेंद्र बल के बराबर होता है, लेकिन दिशा विपरीत होती है। जैसे कपड़े सुखाने वाली मशीन, चक्रीय झूला आदि अपकेंद्र बल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं हम वर्ग के बारे में, कार्य के बारे में। दोस्तों कार्य के बारे में पढ़ेंगे हम, तो अब कार्य क्या होगा उस हिसाब से चलेंगे। देखिए दोस्तों, वर्ग क्या है, कार्य क्या है। कार्य है यदि बल लगाने वाले वस्तु में विस्थापन उत्पन्न होता है तो इसे कार्य कहा जाता है। क्या होता है, विस्थापन उत्पन्न, अर्थात कार्य बल तथा विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य विस्थापन के गुणनफल के बराबर, बल और विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। यह एक अदिश राशि है तथा इसका ऐसा ही मात्रक जूल होता है। इसका कार्य का दोस्तों मात्रक काफी बार पूछा गया है, क्या होता है, जूल होता है। कार्य के बराबर फॉर्मूला तो कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन, W बराबर F/S, किसमें दोस्तों, जूल में। यदि बल तथा विस्थापन के मध्य बनने वाले कोण का मान थीटा हो तो W बराबर F/S cos थीटा होता है। कार्य का मान तब अधिकतम होता है जब थीटा का मान 0 हो, क्योंकि cos 0 का मान 1 होता है। जब कार्य का मान न्यूनतम तब होता है जब थीटा का मान 90 अंश हो, क्योंकि cos 90 का मान 0 होता है। ठीक है, तो अधिकतम कब होगा, न्यूनतम कब होगा, ये भी आपने सीखा। अब पढ़ते हैं एनर्जी के बारे में, ऊर्जा के बारे में। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। क्या कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा। यह एक अदिश राशि है, इसका ऐसा ही मात्रक जूल होता है। अब जो कार्य है वो ऊर्जा दो प्रकार की, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, यानी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, दो प्रकार की होती है। तो हम पढ़ते हैं गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है गतिज ऊर्जा कहलाती है। यदि m द्रव्यमान की कोई वस्तु v वेग से गति करती है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 1/2 mv² होती है। जैसे झरने से गिरते जल की ऊर्जा, ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी के उदाहरण है दोस्तों। नदी के जल की ऊर्जा, चलती हुई बस की ऊर्जा आदि ये क्या है, गतिज ऊर्जा के उदाहरण है। अब पढ़ते हैं पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा। किसी वस्तु में उसकी विशेष अवस्था, आकार या स्थिति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। जैसे बांध बनाकर इकट्ठा किए हुए जल की ऊर्जा, घड़ी की चाबी की ऊर्जा, इसका व्यंजक क्या है, mgh है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh। इसका यह एक क्या है, अदिश राशि है और इसका ऐसा ही मात्रा क्या है दोस्तों, जूल है। अब आगे ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है। इस नियम के अनुसार ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अर्थात विश्व की संपूर्ण ऊर्जा का परिणाम हमेशा स्थिर रहता है। ठीक है, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यह क्या है, ऊर्जा संरक्षण का नियम है। अब ऊर्जा का रूपांतरण दोस्तों कैसे कैसे होता है, यहाँ से काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है और बनते रहते हैं, तो आप अच्छे से याद रखेंगे। जैसे आप अच्छे से ध्यान से समझेंगे कौन सा उपकरण है और वो किस ऊर्जा में रूपांतरण कर रहा है, वो आप अच्छे से समझेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ से काफी बार आया तो मोस्ट लगाएंगे, इसी टेबल को आप अच्छे से याद रखेंगे। अब देखिए पहला है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या करता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। क्या करता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। कौन बदलता है दोस्तों, माइक्रोफोन बदलता है। अब है लाउड स्पीकर, तो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है, तो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा कौन बदलता है, तो लाउड स्पीकर बदलता है। उदाहरण क्या होगा, लाउड स्पीकर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे टेबल में। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, तो डायनामो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर, ये तो अभी आया था, पिछले एग्जाम हुआ था रेलवे का, उसमें कि विद्युत मोटर किसका उदाहरण है, तो विद्युत मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। सोलर कुकर सौर ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। सोलर सेल क्या करता है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। मोमबत्ती क्या करती है, तो ये रासायनिक, इसे याद रखें। मोमबत्ती क्या करती है दोस्तों, ये क्या करती है, वो आप अच्छे से याद रखेंगे इस चीज को, क्योंकि यहाँ से गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, आप अच्छे से याद रखिए और देखिए, क्योंकि मोमबत्ती का उदाहरण कई बार एग्जाम आ चुका है। तो मोमबत्ती क्या करती है, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलती है, प्रकाश या ऊष्मा ऊर्जा में बदल देती है। ट्यूबलाइट क्या करती है, ये विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलती है। गिटार क्या करती है, तो मैकेनिकल एनर्जी को ध्वनि एनर्जी में बदल देती है, यानी साउंड एनर्जी में बदल देती है। ठीक है, अब यहाँ पर बात आई पावर की, तो हम पावर के बारे में पढ़ते हैं कुछ। कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। शक्ति के बारे में क्या है, कार्य करने की जो दर होती है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं, हम शक्ति कहते हैं। इसका ऐसा ही मात्रा क्या है दोस्तों, वाट है, वाट। अब फॉर्मूला क्या है दोस्तों, P = W/T। 1 किलो
में 1000 वाट होते हैं दोस्तों, 1 हॉर्स पावर में दोस्तों 746 वाट होते हैं, ठीक है। ऊर्जा की वास्तविक इकाई क्या है, तो 1 किलोवाट में 1000 ये वाट हो गए, 3600 ये हो गए, ठीक है। तो 1 किलोवाट घंटा में 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल ऊर्जा होती है, ठीक है। यानी 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट घंटा हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आज हमने एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, स्थिर ऊर्जा, गति ऊर्जा और जो मशीन बदलते हैं, डायनामो किसमें क्या बदलता है, ये सभी कुछ हमने पढ़ाया है, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास को हम यहीं तक समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक और बेहतरीन क्लास में, प्रैक्टिकल में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।